खबर श्रावस्ती से, जहां पे जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर कई दिनों से लटका ताला। जी हां, एंटी करप्शन की रेड के बाद से नहीं खुला जिला कृषि अधिकारी का दफ्तर। कार्यालय से कई अधिकारी भी गायब दिख रहे हैं। वहीं सुबह 11 बजे तक जनता दर्शन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देशों के बावजूद व्यवस्था ठप रही। दफ्तर बंद होने से योजनाओं और जरूरी कामों के लिए भटक रहे किसान। जिले में मचा हड़कंप, प्रशासन की कार्यशैली पर उठने लगे सवाल। खबर बदायूं से है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की हुई मौत और चचेरे भाई और गांव के युवक पर लगा हत्या करने के गंभीर आरोप। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जनपद बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव कठौली में रहने वाला 45 वर्षीय अमरेंद्र पुत्र गोवर्धन हिमाचल प्रदेश में रहकर किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था और परिवार का पालन पोषण करता था। इस वर्ष अमरेंद्र के पिता गोवर्धन का बीमार के चलते निधन हो गया। अमरेंद्र अपने पिता के गमे की होली करने 7 मार्च को गाँव आया था। अपने घर नहीं गया बल्कि अपने चाचा सियाराम उर्फ भूरे के घर जाकर रुका हुआ। 10 मार्च को वह हिमाचल प्रदेश जाने को निकला और अमरेंद्र को चचेरा भाई सचिन, पुत्र सियाराम और गांव के रामू शर्मा ई रिक्शा में बैठाकर ट्रेन पकड़वाने स्टेशन ले गए, मगर यहां लोग स्टेशन ना ले जाकर उसे जंगल में ले गए और उसको जान से मारकर अमरेंद्र को बोले कि भाई के खाली मकान से उसे डालकर थोड़ी देर के बाद चाचा सियाराम ने अमरेंद्र के परिजनों को सूचना दी। अमरेंद्र की हालत गंभीर है और उसे जाकर देख लो, जबकि जब उसे देखने गए तो वो मृत हो चुका था। परिजन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच पड़ताल में भी शुरू हो चुकी है। नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कटौली। ये क्या मामला है जो आपके भाई की मौत हुई है? मामला ये है, 7 तारीख को हमारे भाई होली पे, हमारे पिताजी को होली पे मिलने आए थे। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद जो होली मिलने के बाद ये जो हमारे भाई 10 तारीख को घर जा रहे थे वापस हिमाचल प्रदेश। ठीक है। फिर उस समय पे जो है ये जब बदायूं गए थे तो उस समय पे इनकी ट्रेन छूट गई थी। तभी जो हमारे भाई जो है चचेरे ने वो सचन और क्या नाम है रामू, ये वापस नहीं आए। वापस लाने के बाद फिर इन्होंने जो है साइड में जैसे गांव में आ गए, फैक्ट्री के सामने जो रोड पे वो अपनी टिर्री रोकी। रोकने के बाद फिर जो है कोई ग्रामीण आया, उसने जो है उस टिर्री में देखा टॉर्च मार के, तो उसने कहा था कि भाई टिर्री में बैटरी क्यों मार रहे हो भाई हमारे मुँह पर। तो उन्होंने हड़काने के बाद फिर वो गाड़ी चला गया। उसने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो। उसके बाद ये जो है सारी रात 12 बजे से 11 बजे से सारी रात गायब रहे हैं। 5 बजे इन्होंने सब जो है अपने घर पे पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद फिर जो है सियाराम और भूरे, ये जो इनके सचन के पिताजी हैं, ये हमारे पास में 9 बजे के करीब पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर उनसे हमने कहा क्या बात है, तो इन्होंने कहा था कि अपने भाई को देख लो, उनकी जो है तबीयत बहुत ख़राब है। जब हमने उन भाई के लिए देखा, जाके देखने के बाद फिर हमने जो है देखा, उन्हें पकड़ा, तो उस समय पर उनकी बॉडी जो है लकड़े आ चुकी थी। लकड़े आने के बाद फिर मैं अपने घर पे आ गया। फिर इनने जल्दी काटने के बाद फिर मैंने अपने भाई के घर का ताला तोड़ने के बाद वो डेड बॉडी उसी में रख दी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है ये दोषी है। अच्छा, जायज़ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, उसमें कार्रवाई हो। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? खबर बदायूं जनपद से, जहां पे एक जीजा से साली का चल रहा था प्रेम प्रसंग का भनक लगते ही पति ने खाया विषाक्त पदार्थ खाकर पुलिस चौकी से आकर गिरा। पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। जनपद बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव रूपापुर का रहने वाला 24 वर्षीय आलोक कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह की शादी लगभग 1 वर्ष पहले सुषमा देवी पुत्री साधुराम निवासी त्रिलोकपुर थाना बिनावर के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में संपन्न हुई थी। शादी होने से पहले ही सुषमा का अपने बहनोई नवाब सिंह पुत्र लेखराज निवासी रसूलपुर बिल्हारी थाना सिविल लाइन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी प्रेम प्रसंग के चलते जीजा नवाब सिंह अपनी साली से उसके ससुराल में कलेश करवाता था और उसे मायके में चैन से नहीं रहने देता था। सुषमा शादी के बाद पहली होली करने अपने मायके होली से पहले गई थी और कल उसका पति उसकी विदा कराने गया तो ससुराल वालों ने उसके साथ बदतमीजी कर दी और विदा नहीं की। उधर नवाब सिंह बता दें कि साड़ू ने भी उसे जेल भिजवाने की धमकी देती और इसी बात से क्षुब्ध होकर आज सुबह वह बाइक द्वारा अपने घर वापस आ रहा तो रास्ते में उसे विषाक्त पदार्थ खा ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह किसी तरह सिविल लाइन थाना क्षेत्र मंडी पुलिस चौकी पर जाकर गिर गया। मंडी पुलिस चौकी के स्टाफ ने आलोक कुमार ने परिजनों को सूचना दी और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आलोक कुमार का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आलोक के परिजनों ने आलोक से साड़ू
नवाब सिंह पर उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग का भी गंभीर आरोप लगाया है। आलोक कहाँ के रहने वाली हो? रूपापुर। अच्छा, ये क्या मामला है जो तुमने विषाक्त पदार्थ खाया है? ये बीवी के चक्कर में झगड़ा वगैरह करती रहती है। अच्छा। हाँ, घर पे रहते हैं, यहाँ प्रेम से रहते हैं, मगर जैसे ही वो अपने मायके में जाती है वो रंग दिखाना स्टार्ट कर देती है, फिर गाली गलौज करती है, अपनी मम्मी से भी गाली दिलवाती है। अच्छा, क्या हुआ था फोन में? कल फ़ोन पे ये था, तो कॉल आया उसका, तो गई तो हमारे यहाँ आते हो, हंगामा करते हो, तुझे देख लूँगी, सरकारी शादी हुई है सम्मेलन में मेरी लड़की की चलती है, तुझे फंसाऊँगी मैं। अच्छा, कौन करवाता है ये नवाब सिंह और मेरी सास। ये कौन है नवाब सिंह? नवाब सिंह साड़ू है मेरा बड़ा वाला, तो उसी की चलती क्या है। खाया तुमने? चूहे की दवा। कहाँ पे खाई? चौकी से आगे। अच्छा, चौकी की गया। क्या नाम है पत्नी का आपकी? सुषमा देवी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? रूपापुर। क्या मामला है जो आपके बेटे ने विषाक्त पदार्थ खाया है? मामला क्या है, ये इसका साड़ू है नवाब सिंह रसूलपुर का। है। अच्छा, वो करा रहा है जो कुछ करा रहा है, उसने शादी कराई, ये बोले जो कुछ हूँ तो मैं हूँ, और मेरे बिना कुछ नहीं होता है। यहाँ से अच्छी खासे हमारा लड़का पनाने जाता है, वहाँ जब तक ये फ़ौरन बुला लेते हैं इसके ससुरालिया, और नहोरे करते हैं, मानने को भी दौड़ता है इस पर। हाँ, और कहता है कि देखो ये साली है मेरी और ये मैं रखूँगा। अच्छा। हाँ, तो इसका तो चक्कर है क्या? हाँ, इसका चक्कर ही तो है, ये हमें बर्बाद करे पड़ा है। अच्छा, आज क्या हुआ? आज का हुआ, ये ससुराल गया था या क्या, उसकी औरत से कुछ बात हो गई, तो इसने फिर वो टेंशन में इसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? खबर सोनभद्र से, जहां पे साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर ठगी के 86 पीड़ितों को 35.86 लाख रुपए लौटाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 फरवरी 2026 को अब तक पुलिस द्वारा 86 पीड़ितों के द्वारा 35,86,160 वापस कराए गए। जनवरी 2026 में 48 पीड़ितों को 23,12,636 रुपए खाते में लौटाए गए। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में मार्गदर्शन में साइबर क्राइम थाना और विभिन्न थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क की टीम भी किया गया है सराहनीय। एनसीपीआरपी पोर्टल की निगरानी में बता दें कि 1930 हेल्पलाइन बैंकों के समन्वय में मिली है बड़ी सफलता। संदिग्ध बैंक खातों को तत्काल होल्ड कराने, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण तथा विभिन्न बैंकों से समन्वय के जरिए संभव हो सकी है कार्रवाई। सोनभद्र पुलिस की अपील, साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें कॉल और cybercrime.com पर इन शिकायतों को दर्ज करें। क्या है? देखिए, हर माह की तरह इस बार फरवरी माह में भी हमारे साइबर सेल साइबर थाने ने मेहनत करके लगभग 86 पीड़ितों के 35 लाख के ऊपर की धनराशि लोगों को वापस करवाई है। इसमें मुख्य तौर पे देखा जा रहा है एपीके फ्रॉड और अन्य तरीकों से फ्रॉड, फ़ोन कॉल करके यूपीआई के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है। अब तक की कार्रवाई में हम लोग लगभग 70 लाख के ऊपर की धनराशि लोगों को वापस भी करवा चुके हैं, और लोगों से लगातार ये अपील भी की जाती है कि जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड हो, तुरंत 1930 या साइबर क्राइम के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपनी शिकायत को तत्काल दर्ज कराएं। यदि शिकायत दर्ज कराने में समय लगता है तो पैसा ब्लॉक करने में भी समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए जितने भी लोग आज ये धनराशि वापस हुई है, और आगे भी हमारे जो जन जागरूकता के अभियान रहते हैं उसमें लोगों को ये बताया जाता है। इसमें कई बार देखा जा रहा है कि ऐसे भी फ्रॉड सामने आ रहे हैं जिसमें लोन के नाम पे या ट्रेडिंग के नाम पे लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा लिया जा रहा है। कृपया इस प्रकार की भ्रम योजनाओं से बचें, और ऐसी कोई भी योजना जो आपको कम समय में पैसा दुगना देने का झांसा देती है, इस प्रकार की किसी भी योजना पे विश्वास ना करें और साइबर फ्रॉड से अपने आप को सुरक्षित रखें। वाहन के चालान को लेकर अभी जो हाल फिलहाल में फ्रॉड्स हुए हैं उसमें देखा गया कि जब वेडिंग का सीजन रहता है तो .apk फाइल्स एंड्रॉइड फोन्स में आती है, वो वेडिंग के नाम से आती है,
कार्ड के नाम से इनविटेशन आता है, इसलिए आदमी उत्सुकता पूर्वक उस कार्ड को खोल लेता है। अन्यथा चलान के नाम से लोगों के फ़ोन में .apk फाइल्स आती है। ऐसा कोई भी चलान आपको .apk फाइल आए तो उसको कृपया करके टैप ना करें, ओपन ना करें। इससे आपका फ़ोन को हैक कर आपकी धनराशि पे क्षति पहुंचाने का लोगों की योजना रहती है। इससे हम बचने की कोशिश करें। इससे देखा जा रहा है कि धमकी भरे कॉल्स भी आते हैं, उनको बंधक भी बनाया जाता है, उसके बाद फिर उनसे पैसे की मांग की जाती है। देखिए, कुछ डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण आए थे जनपद में, जिसमें एक प्रकरण थाना म्योरपुर में हमने दर्ज किया था। इसमें हमारी साइबर थाने की टीम ने कुछ अभियुक्तों को जनपद कानपुर कमिश्नरेट से अरेस्ट भी किया है। इस प्रकार की कोई भी कॉल जब यदि आती तो सीधा उसका उपाय आप उस कॉल को ब्लॉक कर दें और किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात ना करें जो आपको झांसा देता है कि आपके द्वारा कोई फ्रॉड किया गया है, आपके द्वारा कोई नार्कोटिक सब्सटेंस मंगाया गया है। ऐसे कई कॉल्स आती है, ऐसे सभी कॉलों को आप तत्काल ब्लॉक करें। साइबर क्राइम के जो अभियुक्त होते हैं उनको तो पकड़ना देख रहे हैं कि पैसे तो वापस हो जाते हैं, लेकिन अभियुक्त नहीं पकड़े पाते। देखिए, अभियुक्तों को पकड़ने में इस मुश्किल इसलिए आती क्योंकि कुछ अभियुक्त दूर दराज राज्यों के भी होते हैं जहाँ पे पुलिस टीम जाती है और वहाँ पे काफ़ी छानबीन करनी पड़ती है। और अभियुक्त हालांकि इसमें वर्चुअल नंबर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और वर्चुअल बैंक अकाउंट का उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी रियल आइडेंटिटी ट्रेस करने में पुलिस को समय लगता है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि साइबर फ्रॉड जैसे अन्य जो आपको मैंने मेथड बताए उससे आप अपने को बचाव करें और तत्काल 1930 पे कॉल करें। खबर प्रयागराज से, जहां पे थाना क्षेत्र के कुलभासापुरा में जहां बता दें कि चैनपुरवा गांव निवासी एक युवक ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट और जबरन ले जाने का प्रयास का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। मिली जानकारी के अनुसार गोपाल केसरवानी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पूजा करके सलाखुर्द से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में डामर प्लांट के पास से कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और कथित रूप से गाली गलौज करते हुए मारपीट की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मारपीट के दौरान गला दबाने की कोशिश की गई है, जिससे वह कुछ समय के लिए बेहोश हो गए हैं। और पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद उन्हें जबरन एक वाहन में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंचे और बीच बचाव किया और इसी बीच किसी ने डायल 112 पर सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पीड़ित के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रयागराज देखिए, लालतारा में हम मौजूद हैं, हमारे साथ गोपाल, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहा था। क्या नाम हुआ गोपाल? गोपाल, हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? चैनपुरवा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आप अपने बहन, जो आपकी बेटी है, जो नातिन है, हाँ। इन लोगों को जो है घर में नहीं रहने दे रहे हैं आप। साहब, हम ऐसा कि 3 दस जमीन ले रहे, बेच ले हैं। हाँ। अभी हम हड़पत हैं। हाँ। हम जो है मारे, मतलब आप 2 जगह जमीन अपने बहू को और नातिन को दिए थे? हाँ साहब, वो खरीद के अब ओकर साबुत दे सके साहब। बेच दे हैं? हाँ, बेच दे हैं साहब। तो अच्छा, और ये जो सड़क पे जमीन थी वो किसकी है? ये पट्टा की जमीन पाए रहे, बहुत गड्ढा रहा साहब, बनवाया है हमने। अच्छा, बनवाए हैं? बनवाए के तब जो है वहाँ में रही था। अच्छा, तो अब वहाँ पे कौन रह रहा है? अब वो हम बहू रहे थे, हमारे सेवा देखत बा वो रहा था बस। अच्छा, तो ये बताइए, एक और आरोप लग रहा था कि आप उन लोगों को जो है मारे पीटे भी थे? नहीं साहब, कुछ मारे पीटे नहीं, झूठा अकलंक लगा रहे साहब, मारे पीटे नहीं। वो उल्टा हमको मारे पीटे, झूठा अकलंक लगा। कौन कौन मार रहा था? हम गोलू मार रहा था और नातिन दूसरी रही मारत रहे महतारी। अच्छा, ये लोग मार रहे थे? हाँ, मार रहे थे, गिर गए थे जमीन में। तो कैसे तब फिर बचे? गला दवाई दे रहे हैं हमारे। तब कैसे बचे आप? अब वहाँ ऐसा कि कुछ आदमी जुटे थे, हम वो छोड़ाए ना। मतलब चिल्लाए तब किसी तरह से जान बची? जान बचा। तो आपने इसकी सूचना आप थाने चौकी पे दिए थे? वहाँ दिए नहीं साहब, हम कहा अब घर के प्राणी कार्ड दिखाई। मतलब आप सोचे चलिए हमारा परिवार है, आज नहीं तो कल सुधर। तो हमारा दुख हो, ऐसे नहीं लिखावा पढ़ावा साहब। हाँ। अच्छा, बताइए, एक आरोप और इसके पहले आपके ऊपर लग रहा था कि आप दूसरी शादी किए हैं? नहीं, कोई शादी नहीं, हम जहाँ रहते सलैया। झूठ न बोलिएगा, सही सही बताइएगा, क्योंकि आपकी बहू और आपकी नातिन खुल के आरोप लगा रही कि आप दूसरी शादी किए हैं। कोई एक सबूत दे दे, कहीं लिखा पढ़ी, कहीं कोर्ट मैरिज करे हो या कहीं पंडित से कराए हो या मंदिर से कहीं शादी ब्याह करे हो, कोई बताए दे तो उसका जिम्मेदार। अब एक शर्म की बात और है, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इस उम्र में शादी कौन करता है? नहीं साहब, रहेगा कि बरसात मैदान जाए तो गिर जाए तो उठावत ही लोग हमारे।
80 साल उम्र बाटे, हम रेंग नहीं पावते साहब। अच्छा ये बताइए, कोई सूरज करके हैं, उनके भी ऊपर आरोप लग रहा है कि सूरज जो है मारपीट करते हैं, वो करते हैं। हमारे बिरादरी है और कोई हमारे नहीं, कोई मतलब नहीं उनसे है। हाँ बोल दिया, नहीं बोले उनसे। सूरज का आरोप क्यों लग रहा है? अब ऐसे तो जबरदस्ती लगाए थे तो बात अलग, वो हमारे कोई फेवर में नहीं है। सूरज से कोई मतलब नहीं है, मतलब झूठ ना बोलिएगा, देखिए झूठा ना बोलिएगा थोड़ा भी, हमारा कोई उनसे वास्ता नहीं। तब आपके ऊपर आरोप क्यों लग रहा है? आप झूठ काहे बोल रहे हो? नहीं, उनके ऊपर बता रहे हो, सूरज से आपसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है साहब उनसे। हाँ पक्का बता रहे। ऐसा तो नहीं है कि आप घुमा रहे हो हमें? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं बता रहे, उनसे हमारा कोई रिश्ता बिरादरी है, बस बोल दिया, नहीं बोले। मतलब आपका वही है, डगर चलू वाला रिश्ता है कि अगर जैसे आप है बोलते हैं, आपसे हम बोल दिया, इनसे बोल दिया, अब बस होकर बाद सूरज से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब मतलब जो सूरज के आरोप लगा जा रहा है क्या निराधार है? झूठा सब लगा रहे हैं। झूठा लगा रहे हैं? हाँ, फंसावा चक्कर। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से, क्या कहना चाहेंगे? साहब वो हमारे उनके कोई वास्ता नहीं, सूरज से हमसे कोई मतलब नहीं, बिरादरी है बस। मिल गए, बोल दिया, बतला लिया, बस होकर बाद चले जाते हैं, कोई उनसे हमारा। तब आपकी नातिन बिचारी वो जगह जगह दौड़ रही है, हर जगह शासन प्रशासन डीएम एसडीएम महोदय के पास जा रही, करी दादा हमारे हम लोगों को मान ही नहीं रहे हैं, सम्मान ही नहीं दे रहे हैं। अगर हमारी सेवा करे होते, हमारी दवाई दरमा कराए होते तो हम काहे दूसरे के तेल लगा हो जाए, दूसरे के काहे पकड़ी, दूसरे के क्या हुआ है गोपाल जी? हमारे पैर में जो चोट हुआ था उसमें काफी पैसा लगा, तब लेके पैसा लगाया, दवाई कराया, और उसके बाद हमारा कपड़ा लता, कभी हमारी मालकिन मर गई, कोई एक लोटा पानी नहीं दे। जब से मतलब जब से आपकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के गई तभी से आपकी दुर्गत होना शुरू हो गया? हाँ हो गया, वो रही तो हमारी सेवा करते, वो चली गई तो हमारे खाने पीने मोहताज है, हमारे ताला तोड़ देते, सामान उठा ले जाते हैं। अब हम लिखा है, किसको लिखा है, मार जाएंगे गरिया, एक मारा नहीं लिखाते हैं साहब। तो अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन? चाहते हैं कि साहब हम अपने काम ओतन में रही साहब, बस। हाँ मतलब जब तक जिए तब तक हम अपने मकान में रही, बस। मकान में रही? हाँ बस। आपको मकान मिले हो? बस मकान हमारा मिले। अच्छा बताइए गोपाल जी, अभी भी आपको डर सता रहा है कि आपके साथ कोई घटना हो सकती है? हाँ साहब, अभी हुआ है, खाना लेके जा रहे थे, गिट्टी प्लांट है वहाँ पे, हमको मिस्त्री से जाए गए, आगे रुके, चाबी निकाल ले, और न पूछब न मतलब मारब शुरू कर दे, गिराए के मारे हमारे काफी गला दबाई दे रहे हैं। और बाद मैसी में लाद के हमारे ले जाए यहाँ चंदा की यहाँ, चंदा की यहाँ ले जाए तो काफी आदमी जुटे। हाँ कहीं वो जौन रखे है खाई पी वाले बनोए वाले, उन्हें हटाई जा, नहीं तो मार ले भाई जान। तब करे बाद में बहू ऐसी बोल रही थी? हाँ मतलब आप बहुत पीड़ित हैं? और चंदा के आदमी बोल रहे थे साहब। चंदा के आदमी? हाँ चंदा के आदमी बोल रहे साहब। तो अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? अब हमारा 2 आदमी आए, उधर से आए, गोलू आए, एक जन और आए, उसके बाद वो छुड़ाए, तब जाके 100 नंबर आया साहब। तो अब क्या चाहते हैं आप? डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे साहब, हमारे घर मिले चाहिए, हम अपना रहेंगे, और जो है हमारे गला दबाए थे और हमें मारत रहे, और न आए 100 नंबर तो मार ले रहे साहब। अच्छा, भाग यही है, ऊपर वाले की खूबी रही कि 100 नंबर आएगी। और जो सूरज के ऊपर कई लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, सब झूठा लगाए रहे हैं, जब सब झूठा है साहब। देख रहे हैं ये वही गोपाल हैं, ये इनका उम्र तकरीबन अंदाजा एक लगाया जाए 80 साल बता रहे हैं। अब सोचिए कि बुजुर्ग हैं, इनके ऊपर कई आरोप लग रहा था कि दूसरी शादी किए हैं, उस पत्नी को लेकर के रहते हैं, मगर फिर भी हम सोचते हैं कि एक बार इनसे बात किया जाए, आखिर सच्चाई क्या है। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, आगाज टाइम की टीम जब इनके पास पहुँचती है जांच करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, जब हम सच्चाई खंगारते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकल के आ रहा है। जैसे बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम खाना लेकर के जा रहे थे, हमको रास्ते में रोका जाता है, मारा पीटा जाता है, फिर एक चंदा नाम की महिला के पास वहां ले जाया जाता है, मगर एक आरोप चंदा के ऊपर भी, उस महिला के ऊपर भी लगा रहे हैं कि वो महिला भी इनकी इस गैंग में शामिल थी, इनको मारी पीटी थी। गाली बताए भाई। कौन? और चंदा बहुत गाली दिया है तुम्हें? हाँ बहुत गाली दिया है, 2 झापड़ मार भी दिया था। चंदा मारा है हमको 2 झापड़। कार्रवाई चाहते हो? हाँ अब साहब हम तो यही चाहते हैं, हमारा न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। ठीक, हमारा सही देख रहे हैं ये बुजुर्ग हैं, शासन प्रशासन से जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं और डीएम साहब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन और शासन और प्रशासन दोनों जो है इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पे थाना नीमगांव पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 50,000 रुपए की इनामी बदमाश अच्छन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी की काफी समय से तलाश थी और उसे गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अच्छन को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था, जिसके चलते उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी के न्यायालय में पेश किया, जहां उसे वैद्य की जेल भेज दिया गया है। खबर नैनीताल से है, जहां पे क्षेत्र पंचायत की बैठक में शिक्षकों की कमी, पेयजल, सड़क निर्माण, बिजली संबंधित आदि समस्याओं के प्रमुख रूप से उठाया गया। समस्याओं का होगा निराकरण। डॉक्टर हरीश विष्ट ने बताया कि नैनीताल सरोवर नदी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल के विकास खंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह विष्ट ने की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल, सीईओ और सहित कई ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी कई समस्याएं उठाई गई। इनमें से स्कूल में शिक्षक की कमी, पेयजल की समस्या, सड़कों का निर्माण और बिजली से संबंधित कुछ मुद्दे रहे। और आपको बता दें कि ग्रामीण प्रतिनिधियों ने इन समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर अधिकारियों ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह विष्ट ने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सीधे अधिकारी के सामने रखना, ताकि समय पर उनका समाधान हो सके और ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक समेत जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे। एक बीडीसी की बैठक होती है और जो पुरानी समस्याएं होती हैं, जैसे पिछले दिनों जहां पानी नहीं आ रहा था, बहुत सी जगह ऐसी थी तार झूल रहे थे, बिजली नहीं आ रही थी, और बहुत सी जगह जैसे स्कूल में टीचर नहीं पहुंच रहे थे, टीचरों की संख्या कम थी, और कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि बच्चों को कुछ जानकारी नहीं थी। तो सबको लेकर के समीक्षा बैठक यहाँ पर होती है और सारे जिले के अधिकारी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। और निश्चित रूप से जो ऐसी बैठकें होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन सुस्त पड़ा रहता है, जो अधिकारी सुस्त पड़े रहते हैं, वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी आज के दिन उनको जवाब देना होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र पंचायत भीमताल के जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी गहन अध्ययन करके वो लोग आते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। कुछ कुछ सवाल तो वो ऐसे रखते हैं, कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछते हैं कि अधिकारी भी निरुत्तर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या यहाँ पर रखी गई, अधिकांश का समाधान हुआ है और जो रह गई है उनका आगे होगा। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। खबर नैनीताल से है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में सुप्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा ने लिया नीम करोली बाबा का आशीर्वाद। उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन का किया गुणगान। आपको बता दें कि जिस तरह से नैनीताल सरोवर नगरी से दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग स्थित विश्व प्रसिद्ध कैची धाम पहुंचकर सुप्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा ने नीम करोली बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जनपद नैनीताल के कैची धाम तक आने में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या यातायात समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देश और बेहतर व्यवस्था के चलते उत्तराखंड पुलिस द्वारा श्रद्धालु और पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पुलिस तैनाती के कर्मियों के अनुशासित और सहयोगात्मक व्यवहार की भी सराहना की और कहा कि इससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण मिलता है। और इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को उत्साहवर्धन करते हुए अपने लोकप्रिय गीत संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि कुछ पंक्तियां गाकर सभी का मनोबल बढ़ाया। विशाल मिश्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए सभी श्रद्धालु और पर्यटकों से कैची धाम आकर बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। नैनीताल की वादियों की सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण से गायक विशाल मिश्रा को भी मंत्रमुग्ध कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और लोगों की आत्मीयता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। सीताराम सबको। आज हम नीम करोली बाबा के दर्शन करने आए और हमारे सारे मित्रों ने बहुत मदद करी। सर लोगों ने, हम आए और पूरी तरीके से इसको बहुत ही सुलभ बना दिया हमारे लिए। यहाँ की व्यवस्था बहुत कमाल है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला हमें। इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को
हमारे सीएम साहब पुष्कर धामी जी को, और एसएसपी साहब ने बहुत मदद करी। और ये तो अद्भुत धाम है, जितने भी लोग आप लोग हैं आप आइए, यहाँ पर इतनी खुशी होगी आकर, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं राम जी के घर आए। सीताराम, बहुत अच्छा लगा। पुलिस और व्यवस्था की मोटिवेशन के लिए 2 लाइन गाई जाए तो मेरा एक गीत है, अभी एक हमारी फिल्म आई थी बॉर्डर, उसमें मेरा एक गीत था, वो मैं गा देता हूँ आपको। इस संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। खबर जसपुर से, जहां पे ईरान और इजराइल और अमेरिका युद्ध के चलते देश में एलपीजी गैस के, डिजिटल पेट्रोल और कीमत की अफवाह को लेकर जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत सरकार के आपको कहते हैं कि नुमाइंदे कहे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने अफवाह पर अंकुश लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारी की टीम पूरे क्षेत्र में तैनात की गई है। जनता की सुविधाओं को जनता को मुहैया कराने के त्वरित करने आदेश पारित किया गया और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, आपूर्ति निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल हो या एलजी गैस आप कहते कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की तो वह आज जसपुर क्षेत्र में अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कुकिंग गैस सिलेंडर की डिलीवरी और गोदाम निरीक्षण किया। उधर जसपुर की भारत गैस एजेंसी पर सैकड़ों उपभोक्ताओं की भीड़ इकट्ठा पहुंची, जिसमें कार्यालय की व्यवस्था बिगड़ने लगी। घटना की सूचना पाकर जसपुर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी ने आपूर्ति निरीक्षक मुकुल कुमार गरजुला पुलिस टीम के साथ भारत गैस एजेंसी पर पहुंचे और कार्यालय में फैली अव्यवस्था को व्यवस्थित कर जनता में फैली भ्रांतियों को दूर किया। क्या कहा अधिकारियों ने, आइए सुनते हैं। जैसे कि अफवाहें इसमें कई जगह सुनने में आ रही हैं, कई सोशल मीडिया पे या किसी हम लोगों ने सुबह से, जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने भी आदेश किए हैं, सभी लोग सभी एजेंसियों में जाकर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। ओटी विभाग, पुलिस विभाग के साथ सुबह से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसी कहीं कोई घरेलू सिलेंडरों में कहीं कोई किल्लत नहीं है। बस लोगों के बीच में थोड़ा सा पैनिक का माहौल है और हम लोगों ने उन लोगों को बताने का भी काम किया है कि किसी प्रकार से कोई पैनिक ना हो, पर्याप्त मात्रा में घरेलू सिलेंडर है। और जहां एक समस्या जो बुकिंग को लेकर आ रखी है, तो हमने पूरे स्टाफ को, एजेंसी के स्टाफ को लगा रखा है कि लोगों की वो बुकिंग करें ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। तो अभी यहाँ पर कि जिलाधिकारी महोदय ने क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया है, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय एवं पूर्ति विभाग से और इसके अलावा पुलिस विभाग से कार्मिकों को रखा गया है, जिसमें तहसीलदार महोदय के नेतृत्व में आज सुबह से हम लोगों ने टीम के साथ जो है दोनों गैस एजेंसियों का, जो जसपुर में स्थित है, भारत और इंडेन की गैस एजेंसी, उनके गैस गोदामों का और उनके ऑफिसों का, दोनों का निरीक्षण किया और ये पाया कि गोदामों में पर्याप्त मात्रा में जो है गैस उपलब्ध है। दोनों गोदामों में इंडियन जो गैस गोदाम है उसमें 347 सिलेंडर का एक ट्रक उसी समय पहुंचा था, तथा भारत गैस एजेंसी में भी 522 सिलेंडर का एक ट्रक उसी समय पहुंचा था। तो सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें। आज भी यहाँ जब इस ऑफिस में आए तो भारत गैस एजेंसी के, तो यहाँ देखा कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा भीड़ को नियंत्रित करवाया गया है। कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्विक रिस्पॉन्स टीम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार पुलिस विभाग भी सम्मिलित है, तो इसलिए तहसीलदार महोदय ने पुलिस विभाग से समन्वय करके उनके 2 सिपाहियों की नियुक्ति भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ। खबर जसपुर से, जहां पे आज तहसील विधिक सेवा समिति सिविल कोर्ट जसपुर के सिविल जज जहां आरा अंसारी की अध्यक्षता में आपको बता दें कि ग्लोबल मिलेनियम और इंटरनेशनल स्कूल में मेघावाला जसपुर से पहुंचने पर स्कूल की प्रधानाचार्य ग्रेसी मन्ना ने सिविल जज जहां आरा अंसारी से फीता कटवाकर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें गुलदस्ता और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिविल जज जहाँ पर आप बता दें कि आरा अंसारी बच्चों को सड़क सुरक्षा तथा शिक्षा के अधिकार और बच्चों को मोबाइल से नुकसान और फायदे के बारे में बताया जाता तथा बच्चों
बच्चों को जज बनने हेतु जागरूक करते हुए कहा कि पहले LLB की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और उसके बाद PSC के एग्जाम में बैठा जाता है, तब कहीं मेहनत करने के बाद नंबर आता है। इसलिए आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए ताकि आपको सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने बच्चों के रेड ग्रीन येलो लाइट के बारे में भी बताया और बताया कि हमें सड़क पर दोनों तरफ देखकर अपने हाथ को चलना, यदि गलत दिशा में चलेगा तो एक्सीडेंट के शिकार हो जाएंगे। उन्होंने नालसा की स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने जसपुर के सिविल कोर्ट में 14 मार्च के लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक भीम सिंह चौहान द्वारा स्कूल की प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी बताया तथा उन्होंने शिविर में पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता अजहरुद्दीन, प्रदीप कुमार, PLB टीम वीर सिंह, गौतम, श्रीमती मुनेश, श्रीमती लता, आकाश कुमार, सोनू कुमार आदेश बता दें कि तमाम स्कूल के शिक्षक अनिस अहमद, जेबा मांग, क्रिया एक साथ ही बता दें कि एकता उपस्थित रहे। स्कूल के अंदर हम मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं, जहाँ की हमने एक लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया है। यहाँ 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, उन सबको मैंने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में बताया है। आजकल डिजिटल एरा है, तो उसमें जो डिजिटल क्राइम हो रहे हैं बच्चों के साथ, उनके बारे में बच्चों को अवेयर किया है। प्लस चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिजेस जो होती हैं वो बताया है। और जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी था कि राइट टू एजुकेशन क्या है, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी। देखिए, हमारे नालसा के डायरेक्शन पे ऑनरेबल नालसा, ऑनरेबल डीएलसी के जो डायरेक्शन है, उन पर हम टाइम टू टाइम लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं और फ्यूचर में भी ऐसे कैंप लगते हैं। धन्यवाद। Today we had the legal awareness program in our school, that is Global Millennium International School, Patrapur Road, and Judge Ma'am has come from Jaspur Court and many other lawyers and many other dignitaries from different departments has been present here in our school campus. We are very privileged to have ma'am, as she was sharing a lot of the legal rights of our students or the society, and she also mentioned about how the students are free or have the rights to save themselves from the digital attack, like from attack from phone call or messages. And she also make them understand about their right to privacy and no child labors. Also, lots of articles have been discussed by ma'am. So we are very privileged because our students have learned a bit or much more, I would say, what they have known from before about their rights or their fundamental rights. And she talks about the road safety. She guides them and she encourages them that they should also talk to their parents or discuss with their parents how to drive safely and protect each and every one of us in the society. So we are very happy and we thank ma'am and all the dignitary guests, and we would like to have ma'am one. खबर उधम सिंह नगर से, जहां पे कालाबाजारी, भंडारा, रिफिलिंग करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और ये निर्देश जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में ईंधन गैस संबंधित बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सामान्य स्थिति पर है और ऑनलाइन गैस बुकिंग करने हेतु निर्धारित समय से गैस पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी गैस बुकिंग पहले कराया जाएगा उन्हें पहले गैस सिलेंडर डिलीवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में 40 गैस डिलीवरी केंद्र है, जहाँ से सभी को वाहनों के माध्यम से घरों पर गैस डिलीवरी की जाती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो अनिवार्य रूप से ऑनलाइन गैस बुकिंग करें और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर गैस डिलीवरी पर पाए। उन्होंने कहा कि गैस डिलीवरी केंद्र और गैस गोदामों में लाइन लगने की कतई जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सामान्य को घरेलू गैस उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को गैस वितरण पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए तथा गैस गोदामों और वितरण केंद्रों पर प्रशासन पुलिस टीमें तैनात करने के साथ ही QRT लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गैस में संबंधित शिकायतों और उनके निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर जिला आपदा कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 05944050 और 050500 टोल फ्री नंबर, वही बता दें कि 18002333 और 555 संचालित हुए। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर और काशीपुर शहर में गैस पाइपलाइन कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति गैस पाइपलाइन कनेक्शन लेना चाहता है वो बता दें कि 707206413402 साथ ही
तमाम ऐसे नंबर दिए गए हैं जिसे संपर्क करके गैस कनेक्शन ले सकते हैं। और इस दौरान जिलाधिकारी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि सभी गैस गोदामों और वितरण केंद्रों पर प्रशासन के साथ पुलिस तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी गैस कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो थाना चौकी अथवा कंट्रोल रूम से सूचना दे ताकि संबंधित खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, DF4 हिमांशु बागरी, US तिवारी, प्रकाश आर्या, जिला आपूर्ति अधिकारी विनोद तिवारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी आदि मौजूद थे। वही उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो ये व्यवस्था की गई है कि जिला प्रशासन हर जगह जो भी हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जो बॉटलिंग पॉइंट्स हैं, उन पे अपनी अपनी टीम्स को बैठाएगा और उन टीम्स के माध्यम से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्जन की भी संभावनाएं लोग करते हैं और जहाँ पे जो हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाकर ओवर चार्जिंग की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो इनको पूरा दूरी करने के लिए कंट्रोल रूम भी पूरा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर्स हम लोग आपके माध्यम से पूरे प्रसारित कर रहे हैं। 4 लैंडलाइन और 2 हमारे मोबाइल नंबर्स हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनको और बढ़ाया भी जाएगा। सभी लोग अपनी शिकायत इस नंबरों पर कर सकते हैं। ये आपदा प्रबंधन का हमारा कंट्रोल रूम है, वेरी वेल ट्रेंड, यहाँ पे लोगों को बैठा रखा गया है। तो प्लीज़ कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, सर्वप्रथम मेरी अपील ये होगी कि इन नंबरों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। हाउस होल्ड गैस में अभी भी कोई भी कमी नहीं आई है। सबसे पहले प्रायोरिटी हाउस होल्ड गैस है। उसमें हाउस होल्ड गैस में आपका जो पाइप वो गैस आ रही है वो पूरी सुचारू रूप से आ रही है। जो बॉटलिंग प्लांट पे आ रही है वहाँ सिलेंडर्स को हम लोग देख रहे हैं, सिलेंडर्स जैसे आते जा रहे हैं उनको भरा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमारे सिलेंडर्स वो डिलीवरी हो उनको होम डिलीवरी कराया जाए। तो कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। ये जो सिद्धांत जो हमारे डिलीवरी का होगा वो फर्स्ट बुक फर्स्ट सर्व्ड होगा। जिनकी सबसे पुरानी बुकिंग होगी उनको सबसे पहले डिलीवरी कराई जाएगी। यहाँ पे अब कोई भी पिक एंड चूज़ वाली व्यवस्था नहीं की गई है। सारी व्यवस्था SDMs अपने स्तर पे देख रहे हैं और पूरा सहयोग पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पे भी शिकायतें प्राप्त हो रही है पुलिस उन जगह पे जाकर पूरी कार्रवाई कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि क्विक रिस्पांस टीम हम लोगों ने गठित की, इसमें प्रशासन, पूर्ति अधिकारी और पुलिस पूरा सब मौजूद हैं। उनके माध्यम से कोई भी शिकायतों को, कोई भी पैनिक को दूर किया जा सके। पब्लिक को कोई भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई इंडक्शन चूल्हे अगर आप लोग ले रहे हैं तो इंडक्शन चूल्हों में भी अगर कोई आपसे ओवर चार्जिंग कर रहा है तत्काल शिकायत करें। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स जैसे हमारे वेंडर्स होते हैं उनके लिए भी बनाए जा रहे हैं। जहाँ पे कई जगह डीजल भट्टी भी यूज़ करते हैं उनके भी अनुमति दी जा रही है। कई जगह अगर कोयला को यूज़ करना है, कोयला कहीं बुरादा की ज्वलनशील लकड़ी को यूज़ किया जा सकता है, उनकी भी व्यवस्था कराई जाएगी जब ज़रूरत पड़ेगी। उनके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और इनके कहीं पे भी किसी को भी कोई नगर निगम से अगर किसी भी वेंडर को कोई दिक्कत आ रही है तो आज नगर निगम के क्षेत्र में भी बैठक की जा रही है ताकि उनकी सुविधाओं को, उनका जो रोजगार है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। इस चीज़ की व्यवस्था सुचारू रूप से रखी जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपदवासियों को ये कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि गैस की आपूर्ति, LPG गैस की जो घरेलू सिलेंडर की जो आपूर्ति है वो सामान्य रूप से चल रही है। इसमें एक ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया है जिसमें कुछ दिन निर्धारित किए गए, 25 दिन निर्धारित किए गए। उसके बाद सभी को जो है सामान्य रूप से इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो इसमें इस वजह से किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। लंबी कतारों में लग के गैस गोदामों के बाहर जाकर अव्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे जनपद में कुल 34 घरेलू गैस एजेंसीज गोदाम हैं और 6 जो है कमर्शियल गैस गोदाम है। सभी जगह पे सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर को प्रशासन के साथ में मिलकर चार्ज में रखा गया है प्रभारी के तौर पर। वहाँ पर किसी भी तरीके की अनियमितता अगर हो रही है तो जो कंट्रोल रूम के नंबर माननीय DM महोदय ने जो साझा किए थे उस पर आप शिकायत कर सकते हैं और जो हमारे दरोगा वहाँ पर तैनात रहेंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। किसी भी तरीके की कालाबाजारी या होर्डिंग ना हो तथा डाइवर्जन ना हो, इसके लिए सभी को कल सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर सभी को निर्देशित किया गया है कि इसमें त्वरित संज्ञान लेते हुए इसेंशियल
खबर ऋषिकेश से, जहां पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक जैन ने गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश प्रेस वार्ता कर अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव 2026 को लेकर मीडिया, होटल, रिजॉर्ट, टूरिज्म और योग से जुड़े लोगों के साथ गहन चर्चा की। इस दौरान सभी ने मुनि के रेती के गंगा रिजॉर्ट के प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल को भव्य बनाने के लिए सुझाव के लिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव 2026 कार्यक्रम की जानकारी साझा की। और जीवनियम मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक जैन ने कहा कि इस बार गढ़वाल मंडल निगम के द्वारा 16 मार्च से 22 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। योग फेस्टिवल की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन रंगारंग सांस्कृतिक योगा कल्चर, योगा ट्रेनिंग कार्यक्रम और कहा जाए कि इस बार हम योगा फेस्टिवल के भजन, क्लबिंग और लाइफस्टाइल, हेल्थी डाइट, मेंटल हेल्थ, कल्चर शामिल करेंगे, क्योंकि योगा का फिजिकल और मेंटल दोनों पर ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए भी योगा महोत्सव बहुत ही अच्छा मंच रहेगा। इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड के कलाकारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। योगा महोत्सव का समापन राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह करेंगे। किया है, कुछ लोगों ने 7 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। मैं फिर से एक बार सभी योग अभ्यर्थियों को और योगा एंथुसियास्ट को जो 16 से 22 मार्च को जो ऋषिकेश आ सकते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल रहें। बहुत मामूली सी रजिस्ट्रेशन फी है, 1000 रुपये पर डे की रजिस्ट्रेशन फी है। रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे GMBN की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से डिजिटल ब्रोशर्स और डिजिटल रजिस्ट्रेशन लिंक भी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। रिलेटेड है दौड़ भी और फिजिकल फिटनेस भी, तो एक दिन हम लोग क्रॉस कंट्री रन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि यहीं से स्टार्ट होगी हमारे जानकी सेतु से होते हुए, फिर उस पार जाके वापस राम सेतु से वापस गंगा रिजॉर्ट पे ही ये क्रॉस कंट्री रन आयोजित की जाएगी। और एक दिन क्योंकि फॉरेनर्स के बीच में भी और हमारे ऋषिकेश क्षेत्र के लिए भी 84 कुटिया जो आश्रम है, जिसे बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं, जहाँ पे बीटल्स ने जाके तपस्या भी की थी, योग भी किया था, तो उसको भी थोड़ा और योग फेस्टिवल में ही उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करने के लिए हम एक हेरिटेज वॉक भी 3 दिन यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आफ्टरनून के टाइम पे। मार्च से 22 मार्च 2026 को इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र स्थित गंगा रिजॉर्ट GMBN में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। जो इनॉग्रल इवेंट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और वैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी में ऑनरेबल गवर्नर इस फेस्टिवल को क्लोज करेंगे। इस बीच जो ये 1 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम है, इसमें रोज सुबह, दिन में, शाम को अलग अलग हमारे जो प्रमुख स्पिरिचुअल योगा गुरुज हैं उनके माध्यम से योगा सेशंस भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स भी ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी और हर शाम को अलग अलग कल्चरल इवेंट्स भी हम लोगों ने प्लान किए हैं। जो कल्चरल इवेंट्स हैं उसमें एक दिन भजन संध्या हम लोगों ने रखी है, 2 दिन हमने स्कॉन नाइट रखी है, एक दिन हमने भजन क्लबिंग का एक बहुत अच्छा इवेंट रखा है, तो और एक दिन हमने एक कल्चरल जिसमें जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है उसका भी शो रखा है। तो हमारी पूरे टाइम पे कोशिश रहेगी कि योगा सेशंस का भी सब लोग आनंद ले सकें और शाम को कल्चरल इवेंट्स का भी आनंद ले सकें। देखिए, बीटल्स आश्रम अगर हम देखें तो यंग लोगों में और फॉरेनर्स के बीच भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसका एक पुराना इतिहास भी है। 84 कुटिया के नाम से बीटल्स आश्रम प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी जो डोमेस्टिक हमारे टूरिस्ट हैं इतना ज़्यादा बीटल्स आश्रम को जानते नहीं हैं। तो योग फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि बीटल्स आश्रम को भी और पॉपुलराइज करें। एक हेरिटेज वॉक है जो हम लोग योग फेस्टिवल के दौरान ही प्लान किए हैं, जो कि स्टार्ट हमारे गंगा रिजॉर्ट GMBN से ही होगी और ये 3 किलोमीटर की वॉक होगी, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एक साथ इकट्ठा होकर गंगा रिजॉर्ट से 84 कुटिया बीटल्स आश्रम तक जाएंगे और उसके बाद बीटल्स आश्रम में ही एक योग सेशन उनके लिए वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बीच में जितने भी हमारे हेरिटेज स्पॉट्स हैं हम इस हेरिटेज वॉक में वो भी कवर करेंगे, ताकि ऋषिकेश में स्थित जो बाकी छोटे छोटे हेरिटेज स्पॉट्स हैं उनको भी हम लोग हाईलाइट कर सकें और फाइनली बीटल्स आश्रम में जब हम योग करेंगे तो इस योगा फेस्टिवल के माध्यम से उसको भी पॉपुलराइज करने में किया है। कुछ लोगों ने 7 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।